स्टार्ट करते हैं वंडरवाल इक्वेशन से। वंडरवाल ने ये इक्वेशन डिराइव की थी 1873 पे और उनके नेम की बेस पे इसे वंडरवाल इक्वेशन कहा जाता है। जो आइडियल गैस इक्वेशन थी आपके पास PV इज इक्वल टू NRT, उस इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें जो दो फैक्टर्स हैं, एक प्रेशर और एक वॉल्यूम। पहली बात तो कि ये प्रेशर जो है P वहाँ पे वो कौन सा प्रेशर है बच्चों, वो प्रेशर है P जो कि टोटल उस कंटेनर के अंदर प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होता है। और V जो वॉल्यूम है वो कौन सा वॉल्यूम है, V वो वॉल्यूम है जो गैस मॉलिक्यूल्स को अवेलेबल है मूवमेंट के लिए, जिसमें वो मूव करते हैं और फिर कोलाइड करते हैं और प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। यहाँ ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि V वो वॉल्यूम है जो गैस मॉलिक्यूल्स को मूवमेंट के लिए अवेलेबल है। देखिए एक कंटेनर है आपके पास, उस कंटेनर में जो गैस के मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, अब उनका दो तरह का वॉल्यूम है, एक उनका ऑक्यूपाइड वॉल्यूम है और एक अगर आप उसको कंप्रेस करके साइड पे लेयर वो उनका वॉल्यूम होगा जो एक्चुअली वो ऑक्यूपाई करते हैं। तो जो वॉल्यूम वो एक्चुअली ऑक्यूपाई करते हैं, क्या फिर वो उनको मूवमेंट के लिए अवेलेबल होगा, क्या वो फ्री होगा, वहाँ पे वो मूव कर सकते हैं? नो। जो उनका एक्चुअल वॉल्यूम होता है वो उनको फिर मूवमेंट के लिए अवेलेबल नहीं होता। यही मेन डिफरेंस पॉइंट आउट किया वंडरवाल्स ने। जो आइडियल गैसेस हैं उनकी जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको कंसीडर किया जाता है पॉइंट मैसेज। पॉइंट मैसेज का मतलब है कि वो बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं और उनका मैस जो है वो बहुत कम होता है। लेकिन जो रियल गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं इनको कंसीडर किया जाता है हार्ड स्फीयर। अब इनका जो वॉल्यूम होता है वो आइडियल गैसेस के मॉलिक्यूल के जो वॉल्यूम है उसके निस्बत ज़्यादा होता है। यही बात बताई बच्चों वंडरवाल ने। वंडरवाल इक्वेशन टेक इनटू कंसिडरेशन द मॉलिक्यूलर साइज एंड मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। एक तो ये कि जो गैस के मॉलिक्यूल हैं उनका साइज़ होता है, उनका जो साइज़ है वो भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जितना ज़्यादा उनका साइज़ होगा वो मॉलिक्यूल उतना ही ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। दूसरी बात कि वो जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान अट्रैक्शन की फोर्सेस भी होती हैं, लेकिन KMT के मुताबिक आइडियल गैसेस में इंट्रैक्शन नहीं होता। तो वंडरवाल ने कहा कि यही आपके दो फॉल्टी पोस्टुलेट्स हैं जिसकी वजह से रियल गैसेस इन आइडियल बिहेवियर से डेविएट करती हैं। तो जो रियल वंडरवाल इक्वेशन है वो असल में करेक्शन है आइडियल गैस इक्वेशन की ही, और उसके लेफ्ट हैंड साइड के जो दो फैक्टर्स हैं प्रेशर और वॉल्यूम। वॉल्यूम करेक्शन क्या है? आइडियल गैसेस के केस में जो गैस का वॉल्यूम होता है वो वही वॉल्यूम होता है जो कंटेनर का वॉल्यूम होता है, क्योंकि अभी हमने कहा कि आइडियल गैसेस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो जस्ट लाइक पॉइंट मैसेज हैं, वो बहुत छोटे छोटे हैं और उनका हमने ये भी कहा था कि KMT के मुताबिक उनका एक्चुअल वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है। जब एक्चुअल वॉल्यूम नेग्लिजिबल होगा तो ऑब्वियस सी बात है जो भी कंटेनर का वॉल्यूम है वो सारे का सारा उनको अवेलेबल है मूवमेंट के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आइडियल गैसेस के केस में क्या होता है कि उनका जो वॉल्यूम है वो कंटेनर के वॉल्यूम के इक्वल होता है। एक मिनट बेटा ये बच्चे ने ज्वाइन किया है इसको जी। लेकिन रियल गैसेस के केस में ऐसा नहीं होता। रियल गैसेस के केस में उनका वॉल्यूम कंटेनर के वॉल्यूम के इक्वल नहीं होता, और वो इसीलिए नहीं होता कि उनके पार्टिकल्स, उनके मॉलिक्यूल हार्ड स्फीयर होते हैं जिनको आप चाहे जितना मर्जी प्रेशर अप्लाई कर लो लेकिन कुछ ना कुछ वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई ज़रूर करेंगे। तो रीज़न आगे बता भी दिए यहाँ पे मैंने कि बिकॉज देयर मॉलिक्यूल्स आर कंसिडर्ड एज हार्ड स्फीयर एंड ऑक्यूपाई सम वॉल्यूम। तो अब जो उनका एक्चुअल वॉल्यूम है जो उन्होंने ऑक्यूपाई किया है, ठीक है, कंटेनर के वॉल्यूम यानी फुल कंटेनर में से आपने प्रेशर अप्लाई करने के बाद उन मॉलिक्यूल्स को आप एक साइड पे लेके आ गए, तो जो उनका एक्चुअल वॉल्यूम है उसको मैंने कह दिया है B। तो जो गैस को वॉल्यूम अवेलेबल होगा मूवमेंट के लिए वो अब हम कैसे फाइंड करेंगे कि कंटेनर के वॉल्यूम में से आपने उस B को माइनस कर दिया है, क्योंकि B वो वॉल्यूम है जो वो ऑक्यूपाई कर ले, मतलब जो उनका ओरिजिनल वॉल्यूम होगा वो उनको मूवमेंट के लिए अवेलेबल नहीं होगा। इसीलिए इस B को कहा जाता है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, या सम टाइम इसको को वॉल्यूम भी कहा जाता है। यही करेक्शन जो थी वो वंडरवाल ने की थी वॉल्यूम के अंदर कि रियल गैसेस में कंटेनर का टोटल वॉल्यूम जो होता है वो गैसेस को मूवमेंट के लिए अवेलेबल नहीं होता,
बल्कि उससे कम होता है। एक मिनट बेटा, ये आज क्यों नेट का इशू आ रहा है, क्यों लॉबी में स्टूडेंट्स हैं? जी तो क्या कह रहे थे हम कि उनके आइडियल गैसेस के केस में उनका जो वॉल्यूम है वो टोटल कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर है, लेकिन रियल गैसेस में ऐसा नहीं होता, उसमें से एक्चुअल वॉल्यूम माइनस हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम या को वॉल्यूम। ये जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम या को वॉल्यूम है ये डिपेंड करता है साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स पे। जितना मॉलिक्यूल का साइज़ बड़ा होगा वो उतना ही ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, इसलिए बी भी जो है वो भी साइज़ के लिहाज से चेंज होगा। आमतौर पे बी जो है ना वो मोलर वॉल्यूम के 4 टाइम्स के इक्वल होता है। वो इस तरह से आप देखें कि हम कह रहे हैं कि ये मॉलिक्यूल हार्ड स्फीयर है, तो अब जो उनका 1 मोल के जो मॉलिक्यूल्स हैं जब आप उनको बिल्कुल प्रेस कर दोगे भी तो भी वो एक दूसरे में मर्ज तो नहीं होंगे ना कुछ फ्री स्पेसेस वॉइड्स जो हैं वो उनके दरमियान में प्रेजेंट होंगे। लेकिन अब चूंकि वहाँ पे मज़ीद मतलब आप प्रेस करने के बाद उनको मज़ीद प्रेस करोगे तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएंगे। अब गैशियस स्टेट तक जो वाइड्स उनके दरमियान जो खाली जगह उनके दरमियान मौजूद है, इसलिए तकरीबन ये मोलर वॉल्यूम का 4 गुना होता है जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम या एक्चुअल वॉल्यूम बी होता है। ठीक है, अब ये आपके पास इस टॉपिक में से आते तो मेनली MCQs हैं, तो वो किस तरह के होते हैं। फॉर एग्जांपल कंपेयर बी फॉर फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, आपको ऑप्शन में पूछा जा सकता है कि इनमें से बी की वैल्यू किसके लिए हाई होगी। तो एग्जांपल आपके पास क्लोरीन एंड फ्लोरीन की मैंने यहाँ पे दी, आप इसमें ब्रोमीन और आयोडीन भी ऐड कर सकते हैं। तो अभी हमने कहा था कि बी जो होता है वो साइज ऑफ मॉलिक्यूल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो क्लोरीन और फ्लोरीन में से क्लोरीन का साइज़ लार्जर होता है, तो इसके लिए बी की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा ऑर्डर जो है वो करेक्ट है बी के लिए। हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ये डिफरेंट नोबल गैसेस हैं, तो इनमें से हमें पता है कि जेनॉन का साइज़ सबसे बड़ा है, फिर क्रिप्टॉन का, फिर आर्गॉन का, फिर नियॉन का और फिर हीलियम का। तो इस तरह से आप इनको अरेंज कर सकते हैं। इस तरह से ये मीथेन, इथेन और प्रोपेन है, तो इनको भी अब मॉलिक्यूलर साइज़ के बेस पे अगर हम देखें तो मीथेन का साइज़ सबसे स्मॉल है, फिर इथेन का और फिर प्रोपेन का। या सम टाइम वो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए वर्ड बी मेंशन नहीं करते, वो जस्ट यूँ लिख देते हैं कि कंपेयर वंडरवाल कांस्टेंट फॉर वॉल्यूम। अब ये आपको खुद पता होना चाहिए और पता भी है कि वंडरवाल कांस्टेंट फॉर वॉल्यूम क्या है बी और वंडरवाल कांस्टेंट फॉर प्रेशर क्या है ए, जो आगे हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन में से किसके लिए बी की वैल्यू हाई होगी। अभी हमने कहा था कि बी साइज ऑफ मॉलिक्यूल पे भी डिपेंड करता है, तो आमतौर पे जो नॉर्मल ब्यूटेन है मतलब जो स्ट्रेट चेन में होगा वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा एज़ कम्पेयर टू ब्रांच, क्योंकि ब्रांच में साइड पे ब्रांच लग जाएगी तो वो ज़रा स्मॉलर जगह पे आ जाएगा, इसलिए एन ब्यूटेन के लिए बी की वैल्यू ज़्यादा होगी देन आइसोब्यूटेन। नेक्स्ट है प्रेशर करेक्शन। प्रेशर करेक्शन, पहली बात तो ये प्रेशर है कौन सा कि जो टोटल प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है कंटेनर के अंदर। ईच मॉलिक्यूल इन द मिडल ऑफ गैस इज अट्रैक्टेड बाय ऑल साइड्स, सो अट्रैक्शन फोर्सेस आर कैंसल्ड आउट। वंडरवाल ने क्या कहा था, वंडरवाल ने ये कहा था कि गैसेस के मॉलिक्यूल में अट्रैक्टिव फोर्सेस भी प्रेजेंट होती हैं। अब जो मॉलिक्यूल सेंटर में होगा उसको तो अपवर्ड डाउनवर्ड अट्रैक्शन मिल रहा होगा, फिर लेफ्ट साइड से और राइट साइड में, तो सारी अट्रैक्शन एक दूसरे के नेट इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देंगी। लेकिन जो मॉलिक्यूल कॉर्नर के पास या वॉल के पास होगा उसको इन सारी साइड से तो अट्रैक्शन मिल रही है, लेकिन इस साइड से इस इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने वाले मॉलिक्यूल नहीं है। तो अब ये जो मॉलिक्यूल है ये जिस प्रेशर से स्ट्राइक करना चाहता था इस वॉल के साथ, क्या ये कर सकेगा? नो, ये नहीं कर सकेगा, क्योंकि पीछे से मॉलिक्यूल इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन आइडियल गैस इक्वेशन में या आइडियल गैसेस के लिए हम इस अट्रैक्शन को तो कंसीडर ही नहीं करते थे, इसलिए यहाँ पे जो प्रेशर ऑब्जर्व्ड होगा वो आइडियल प्रेशर से कम होगा, और वो कमी इसमें कितनी आई है, ये पी आइडियल में से पी प्राइम जो है वो कम हो गया। पी प्राइम किस वजह से कम हुआ है, जो बैक से इस मॉलिक्यूल को अट्रैक्शन मिल रहा है, जिसकी वजह से ये जिस फोर्स के साथ कोलाइड करना चाहता था इस वॉल के साथ ये नहीं कर पाएगा, इस वजह से इसके प्रेशर में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो इस अब अगर हम लोगों ने यहाँ से पी आइडियल फाइंड करना तो वो हम कैसे करेंगे, ये पी प्राइम इस साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, ये करेक्शन आप लोगों ने कर लेनी है।
पी प्राइम प्रेशर में जो कमी आ रही है वो किस वजह से आ रही है, आप इस टाइप को कह लें ए टाइप मॉलिक्यूल जो स्ट्राइक करना चाहता है, और इसको आप कह लें बी टाइप मॉलिक्यूल जो उसको पीछे से अट्रैक्ट कर रहे हैं। देखिए ये कोई फिक्स नहीं है कि ए हमेशा यही रहेगा, ये कोलाइड करने के बाद हो सकता है बैक पे चला जाए, ये मॉलिक्यूल ए बन जाए, उसके बाद मतलब ये इसकी जगह पे आ जाए, ये बी बन जाएगा। तो ये ए बी जो है ना वो शिफ्लिंग होती रहती है। यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन का मकसद सिर्फ आपको ये बताना है कि ए मॉलिक्यूल हम उसको कह रहे हैं जो कि टकरा रहा है, जो कि स्ट्राइक कर रहा है, और बी हम उनको कह रहे हैं जो पीछे से उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। और ये ए बी की शफलिंग जो है वो चलती रहती है इसके अंदर। जो प्रेशर में कमी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, यानी पी प्राइम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी के। जाहिर सी बात है जितनी ज़्यादा ए और बी की मिकदारें होंगी, कंसंट्रेशंस होगी, उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस भी उतनी ज़्यादा होंगी। और कंसंट्रेशन मिकदार हम किसको कहते हैं कि ख़ास वॉल्यूम के अंदर उस गैस के कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, यानी कंसंट्रेशन क्या होती है n ओवर v। n का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स और v का मतलब टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम के अंदर जो ए के नंबर ऑफ मोल्स हैं वो ए की कंसंट्रेशन है, टोटल के अंदर जो बी के नंबर ऑफ मोल्स हैं वो बी की कंसंट्रेशन है। तो P प्राइम जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कंसंट्रेशन की जगह पे आप अगर इसका फॉर्मूला लिखें n ओवर v, तो अगर इनको आप मर्ज करके इकट्ठा करके लिखें ये हो जाएगा n स्क्वायर ओवर v स्क्वायर। अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं तो यहाँ पे वंडरवाल ने जो कांस्टेंट यूज़ किया था वो है A। इसे वंडरवाल कांस्टेंट फॉर प्रेशर करेक्शन भी कहा जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इसकी ये है P प्राइम हमारे पास, ठीक है। और ऊपर हमने क्या कहा था कि P आइडियल जो है, आइडियल गैस इक्वेशन में जो हमने प्रेशर लिया है वो P ऑब्जर्व प्लस P प्राइम के इक्वल है। यहाँ पे साइन आप लोगों ने प्लस का कर लेना, ये मिस्टेकनली माइनस लग गया। तो P प्लस P प्राइम, अब इस P प्राइम की जगह पे हम इसकी वैल्यू पुट कर दें अगर A n स्क्वायर ओवर v स्क्वायर, तो ये प्रेशर करेक्शन जो है वो क्या बन जाएगी, ये हो जाएगी P प्लस A n स्क्वायर ओवर v स्क्वायर। और जो वॉल्यूम करेक्शन थी वो जो अभी आपने इससे पहले पढ़ी है वो क्या थी, v माइनस बी था। और अगर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे तो n भी हो जाएगा, इज इक्वल टू nRT। इस इक्वेशन को कहा जाता है वंडरवाल इक्वेशन। यहाँ पे a तो कांस्टेंट है, b भी कांस्टेंट है, वंडरवाल कांस्टेंट, और n जो है वो नंबर ऑफ मोल्स है। अगर आप 1 मोल ले लेते हैं गैस का तो n यहाँ भी 1 हो जाएगा, n यहाँ भी 1 हो जाएगा। उस केस में ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगी, सिर्फ n 1 हो जाएगा। अच्छा, अभी आपने देखी थी ऊपर सिग्निफिकेंस ऑफ b। अब हम देखते हैं कि सिग्निफिकेंस ऑफ a, और a हमारा क्या है, कांस्टेंट है प्रेशर करेक्शन का। a जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अभी हमने ऊपर भी ये बात की कि जो प्रेशर करेक्शन है वो एक्चुअल में हमें करनी क्यों पड़ रही है, सिर्फ इसलिए कि एक्चुअल में जो रियल गैसेस होती हैं उनके मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्टिव फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं। ये इस तरह के जो की पॉइंट्स हैं ये आप लोगों ने अपने माइंड में लाजमी रखने हैं, क्योंकि पेपर जो है ना वो सब्जेक्टिव तो नहीं होता, उसमें तो मेनली आपने MCQs को मार्क करना होता है, तो वहाँ पर डेरिवेशन तो वो नहीं दे सकता। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ये आपने गौर से सुने। तो ए जो है यानी जो कांस्टेंट है हमारा प्रेशर के लिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चूंकि पोलर मॉलिक्यूल्स में ज़्यादा होती है नॉन पोलर से, तो आपने MCQs में देख लेना है कि जो मॉलिक्यूल पोलर होगा उसके लिए ए की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। इसी तरह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात हो रही है तो वंडरवाल फोर्सेस जो हैं वो भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ही हैं, तो ए जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वंडरवाल फोर्सेस के भी। सो ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। और जो वंडरवाल फोर्सेस हैं उनमें मेनली जो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रही होती हैं, वो साइज़ पे डिपेंड कर रही होती हैं या मोलर मैसेज पे डिपेंड कर रही होती हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये हैलोजेंस हैं, इनमें से सबसे हाई वैल्यू ए की किसके लिए होगी, तो इन सब में से हाईएस्ट जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो किसका होता है, आयोडीन का। तो आयोडीन के लिए ए की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, फिर ब्रोमीन के लिए, फिर क्लोरीन के लिए और फिर फ्लोरीन के लिए। और ये यूजुअली वैसे भी हमें पता है कि आयोडीन जो होता है वो सॉलिड स्टेट में होता है, ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में होता है, और फ्लोरीन और क्लोरीन गैशियस फॉर्म में होते हैं। तो जाहिर सी बात है सॉलिड्स के अंदर अट्रैक्शन ज़्यादा ही होती है, उनके लिए ए की वैल्यू हाई होगी। उसके बाद है कंपेयर ए फॉर फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। अब MCQs में आपको हो सकता है कि ये सारे मॉलिक्यूल्स दिया जाए और उससे आपसे ऑर्डर पूछा जाए। हो सकता है कि इनमें से आपको 1 बाय 1 मतलब एक में अमोनिया ऑप्शन हो, एक में कार्बन डाइऑक्साइड, एक में ऑक्सीजन, एक में नाइट्रोजन। तो आप कैसे डिसाइड करेंगे? सबसे पहले जो फैक्टर आपने कंसीडर करना होता है वो पोलैरिटी वाला होता है कि पहले तो देखना है कि इन चारों में से पोलर मॉलिक्यूल कौन सा है।
तो अमोनिया इसमें पोलर है, तो इसका मतलब है अमोनिया के अंदर जो है वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा हैं, तो उसके लिए तो ए की वैल्यू सबसे हाई होगी। अब ये 3 बच गए हैं हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ये तीनों ही नॉन पोलर हैं, तो अब इनमें हम कैसे डिसाइड करेंगे? इनमें आप डिसाइड कर लें उनके मोलर मैसेज की बेस पे। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मैस या मोलर मैस कितना होता है? कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 + 16 32, इसका तकरीबन 44 बनता है। ऑक्सीजन का 32, नाइट्रोजन का 28। तो इनमें किसका है हाईएस्ट? कार्बन डाइऑक्साइड का। तो सेकंड पे कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा, फिर ऑक्सीजन एंड देन नाइट्रोजन। वैल्यू ऑफ ए ऑल्सो गिव आइडिया अबाउट ईज ऑफ लिक्विफेक्शन। अगर आपको ए की वैल्यू बता दी जाए, यूँ भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपको ए की वैल्यू बता दी जाए कि इन डिफरेंट गैसेस के लिए ए की वैल्यू ये है, तो आप हमें ये बताएं कि इनमें से कौन सी गैस जो है वो सबसे पहले लिक्विड में कन्वर्ट होगी। तो लिक्विफेक्शन का अंदाज़ा भी आपको हो सकता है ए की वैल्यू को देख के, क्योंकि ए की वैल्यू आपको फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बता रही है। तो जिसकी ए की वैल्यू सबसे हाई होगी, इसका मतलब है उसमें अट्रैक्शन की फोर्सेस ज़्यादा हैं। तो जिसमें अट्रैक्शन की फोर्सेस ज़्यादा होंगी उसको गैशियस फॉर्म से लिक्विड में कन्वर्ट करना उतना ही आसान होगा। तो जिसके लिए ए की वैल्यू हाई होगी उसकी लिक्विफेक्शन भी उतनी ही ईजी होगी। अगली बात भी एमसीक्यूज़ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हाइड्रोजन और हीलियम के लिए वैल्यू ऑफ ए इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0। हाइड्रोजन और हीलियम का एटॉम मॉलिक्यूलर साइज काफ़ी छोटा होता है, इनके ए की जो वैल्यू होती है वो काफ़ी कम होती है। ए की वैल्यू अगर कम होगी तो उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उतनी ही कम होंगी। अच्छा, उसके बाद ये हम देख चुके हैं कि यहाँ पे PV = nRT इक्वेशन थी, आइडियल गैस इक्वेशन। इसमें हमने वंडर वाल करेक्शन की जो वैल्यूज़ थी उनको पुट किया। जो करेक्शन उन्होंने की कि प्रेशर के अंदर P + AN²/V² और वॉल्यूम के अंदर V - NB। ये मैंने पहले भी आपको बताया है कि वहाँ पे हमने कहा था V - B, वो 1 मोल के लिए था। अगर आपके पास n नंबर ऑफ मोल्स हैं तो आपने B को n के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, = nRT और n = 1। अब यहाँ से वो ये भी आपसे पूछ सकता है कि वंडर वाल इक्वेशन जो है वो कब, मतलब इसमें कौन से फैक्टर्स जो हैं वो मिनिमाइज हो जाएं तो आइडियल गैसेस भी इसको फॉलो कर सकती हैं। तो वो कौन से फैक्टर्स हैं? वो यही फैक्टर्स हैं ए और बी। अगर ए की वैल्यू कम हो जाएगी तो इसका मतलब है मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन कम हो जाएगा। जब मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन कम होगा तो यही बात तो आइडियल गैसेस में होती है कि उनके मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन ना होने के बराबर होता है। इस तरह से जब बी की वैल्यू कम हो जाएगी तो उनका एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कम हो जाएगा, और यही बात तो आइडियल गैसेस में थी कि अगर उनका जो एक्चुअल वॉल्यूम होता है वो नेग्लिजिबल होता है। तो अगर ए और बी की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 हो जाए तो वंडर वाल इक्वेशन को आइडियल गैसेस भी फॉलो कर सकती हैं। उसके बाद है यूनिट्स ऑफ वंडर वाल कांस्टेंट। ए और बी का यूनिट है। ये यूनिट्स 2 तरह के यहाँ पे हमने फाइंड किए हैं, एक है एसआई यूनिट्स और नॉन एसआई, यानी सिस्टम इंटरनेशनल में भी और नॉन एसआई भी। तो यूनिट ऑफ बी V - NB था आपके पास। V = मतलब माइनस है तो दूसरी साइड पर जाके क्या हो जाएगा? NB हो जाएगा। यहाँ से हमने B की वैल्यू फाइंड करनी है, तो V/N। V आपका वॉल्यूम है और N नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो वॉल्यूम का यूनिट नॉन एसआई में अगर आप ले रहे हैं तो डेसीमीटर क्यूब ले लें, अगर सिस्टम इंटरनेशनल में ले लें तो मीटर क्यूब होता है वॉल्यूम का यूनिट। तो फिलहाल नॉन एसआई की अगर हम बात करें तो वहाँ पे वॉल्यूम या डेसीमीटर क्यूब वैसे ही आ गया, और ये मोल जब ऊपर जाएगा तो ये पर मोल हो जाएगा। इस तरह से जो ये हमने देखा है किसके अंदर? नॉन एसआई में। एसआई में सिर्फ ये फ़र्क होगा कि आपका जो वॉल्यूम है उसका यूनिट मीटर क्यूब होगा, बाकी मोल का एन तो वही मोल रहेगा, तो वो बन जाएगा मीटर क्यूब पर मोल, यानी मोल जब नीचे से ऊपर जाएगा तो वो पर मोल हो जाएगा। ए का यूनिट कैसे फाइंड करोगे? ए किसके इक्वल होगा? PV²/N²। ये था क्या? ए आपके पास P' = AN²/V² था। उसी इक्वेशन को आपने रीअरेंज किया तो यहाँ से हमने ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये आपके पास PV²/N² है। P प्रेशर का ऐसा यूनिट होता है Nm/2। वॉल्यूम का वही मीटर क्यूब और उसका स्क्वायर हो जाएगा। N का मोल होता है तो मोल का स्क्वायर आ गया। तो बाकी इसको आपने फिर आगे सॉल्व कर देना, बड़ा सिंपल सा है, इजीली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये Nm/2 है और ये है मीटर की वैल्यू 6 और 3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये क्या आएगा आपके पास NM4 और मोल नीचे से ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगी इसकी वैल्यू। सेम यहाँ पे भी यही सारा कुछ आपने करना है। यहाँ पे हमने ऐसे यूनिट्स यूज़ किए, यहाँ पे आप नॉन ऐसे यूज़ कर लीजिएगा। वॉल्यूम का डेसीमीटर क्यूब, प्रेशर का नॉर्मली एटमॉस्फेयर यूज़ किया जाता है, वॉल्यूम का वही डेसीमीटर क्यूब, इस तरह से ये यूनिट भी आपके पास आ जाएगा। डीमेरिट्स ऑफ वंडर वाल इक्वेशन। वंडर वाल इक्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इसने मतलब एक इक्वेशन जो सिर्फ आइडियल गैसेस के लिए थी उसको एप्लीकेबल बना दिया जो कि रियल गैसेस पे फॉलो कर सके। लेकिन इस इक्वेशन की भी कुछ लिमिटेशंस हैं, वो ये कि ये इक्वेशन जो है उसको आप सिर्फ ऑपरेट कर सकते हैं उस सूरत में अगर आपका जो टेम्परेचर है वो क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा हो। क्रिटिकल टेम्परेचर पे कोई भी गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, तो उस फेज ट्रांजिशन को जो गैस से लिक्विड में टर्न हो जाती हैं उसके बाद क्या बिहेवियर्स हैं इनके, उसको फिर वंडर वाल इक्वेशन नहीं बताते। इस तरह से वंडर वाल इक्वेशन जो है वो आपको बेस्ट रिजल्ट उस सूरत में प्रोवाइड करती है अगर आपका प्रेशर हाई हो और टेम्परेचर लो हो। क्योंकि प्रेशर हाई पे क्या होता है, प्रेशर हाई पे ये होता है कि मॉलिक्यूल करीब करीब आ जाते हैं, अट्रैक्शन मज़ीद बढ़ जाती है। इस तरह से टेम्परेचर लो पे भी क्या होता है, मॉलिक्यूल करीब करीब आते हैं तो अट्रैक्शन उनमें बढ़ जाती है। तो इस तरह की कंडीशंस में तो वंडर वाल बेस्ट एप्लीकेबल है। लेकिन अगर हम इसके रिवर्स कंडीशंस दे दें जिसमें क्या हो कि प्रेशर बहुत ज़्यादा लो कर दें और जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई कर दें, तो वहाँ पे फिर ये डेविएट कर जाएंगे गैसेस जो हैं, यानी इनके अंदर नॉन आइडियल कैरेक्टर आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद है कोलिशन थ्योरी। कोलिशन थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि वाई डिफरेंट रिएक्शंस अकर एट डिफरेंट रेट्स, कि जो मुख्तलिफ रिएक्शंस होते हैं वो डिफरेंट रेट्स पे क्यों होते हैं। ये आपको सजेस्ट करती है कि रिएक्टेंट्स किस तरह से प्रोडक्ट में चेंज होते हैं। कोलिशन थ्योरी स्टेट दैट फॉर अ केमिकल रिएक्शन टू अकर द रिएक्टिंग पार्टिकल मस्ट कोलाइड विद वन अनदर। क्या कहती है ये थ्योरी आपसे, ये कहती है कि जब एक रिएक्शन होता है उस दौरान जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो आपस में कोलाइड करते हैं। कोलाइड करने के बाद वो प्रोडक्ट में चेंज होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि हर कोलिशन के रिजल्ट में प्रोडक्ट बन जाए। कोलाइड करने के बाद भी उनके लिए उनके पास कुछ कंडीशंस का होना ज़रूरी है। कुछ कंडीशंस पे अगर वो मतलब होंगे अमल पैरा तभी वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं। वो कंडीशंस क्या है, वो कंडीशंस ये हैं कि उनके पास सफिशेंट एनर्जी होनी चाहिए जो उन्हें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवा सके। और जब उन्होंने कोलाइड करना है तो प्रॉपर ओरिएंटेशन में कोलाइड करना है, तभी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं। एक चीज़ होती है एक्टिवेशन एनर्जी। किसी भी रिएक्शन को इनिशिएट करवाने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होती है उसे कहा जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। आप यूँ समझ लें कि रिएक्टेंट से अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो उन्हें एक एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना है। वो एनर्जी बैरियर है एक्टिवेशन एनर्जी। तो सिर्फ वो रिएक्टेंट्स जो हैं कोलिशन के बाद भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं जिनके पास इतनी एनर्जी हो कि वो इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर लें। तो ये बातें आपको बताती है कोलिशन थ्योरी कि रिएक्शन के रेट्स डिफरेंट क्यों होते हैं, किस तरह से रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, और हर कोलिशन के रिजल्ट में प्रोडक्ट नहीं बन जाती। प्रोडक्ट सिर्फ बनती है इफ़ेक्टिव कोलिशन के रिजल्ट में। और इफ़ेक्टिव कोलिशन कौन सी होती है, जिसमें मॉलिक्यूल्स के पास सफिशिएंट एनर्जी हो कि वो एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएं, और जिसमें रिएक्टेंट एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में आके एक दूसरे से कोलाइड करते हैं। मॉलिक्यूल मस्ट कोलाइड बिफोर दे कैन रिएक्ट, मतलब एक रिएक्शन ने जब होना, रिएक्शन होता क्या, रिएक्शन के दौरान ये होता है कि कुछ बॉन्ड डिसरप्ट होते हैं, कुछ न्यू बनते हैं। तो इस दौरान क्या होता है कि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं और फिर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस रूल इज फंडामेंटल टू एनी एनालिसिस ऑफ एन ऑर्डिनरी रिएक्शन मैकेनिज्म। इट एक्सप्लेन व्हाई टर्न मॉलिक्यूलर प्रोसेसेस आर सो अनकॉमन। टर्न मॉलिक्यूलर प्रोसेसेस वो होते हैं जिनमें 3 मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली कोलाइड करें, और टेट्रा मॉलिक्यूलर वो होते हैं जिनमें 4 मॉलिक्यूल जो है इकट्ठे कोलाइड करें। ऐसे केसेस बहुत कम देखे गए हैं। आमतौर पे 2 मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं एक दूसरे के साथ और उनके रिजल्ट में प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस स्टेट दैट फॉर एवरी 1000 बाइनरी कोलिशंस,
कि अगर आपके पास एक कंटेनर में रिएक्शन हो रहा है और उसमें 1000 प्लस कॉलिजन्स हो रही हैं, तो उनमें से 1000 कॉलिजन जो है वो बाइनरी होंगे। बाइनरी का मतलब है जिसमें दो मॉलिक्यूल एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, और उनमें सिर्फ एक चांस हो सकता है, एक इवेंट हो सकता है या जिसमें 3 मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली एक दूसरे के आमने सामने आ जाए। यानी जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है वो बाइनरी कॉलिजन की ही होती है। 3 मॉलिक्यूल वाली कॉलिजन के चांसेस इंतहाई कम होते हैं। 4 वे कॉलिजन और सो इम्प्रोबेबल, और ऐसा केस अभी तक तो कोई सामने नहीं आया कि जिसमें 4 मॉलिक्यूल्स इकट्ठे आके एक दूसरे के साथ कोलाइड करने लग गए। तो इफेक्टिव कोलिजन आमतौर पे बायमोलिक्यूलर ही या बाइनरी ही होती है। कंसीडर करेंगे सिंपल बायोमोलिकुलर रिएक्शन है आपके पास, जिसमें 2 रिएक्टेंट्स हैं ए और बी, और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। इफ़ द 2 molecules A and B are to react, they must approach closely enough to disrupt some of their existing bonds and to permit the creation of any new ones. अभी मैंने इससे पहले भी आपसे कहा कि केमिकल रिएक्शन होता है ये कि जिसमें रिएक्टेंट्स के कुछ बॉन्ड डिसरप्ट होते हैं और फिर कुछ नए बॉन्ड्स बनते हैं, इसी को केमिकल रिएक्शंस कहा जाता है। और ये कैसे होता है कि मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं, इनफ एनर्जी उनके पास होती है, वो एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये जो बॉन्ड ब्रेकेज और बॉन्ड फॉर्मेशन, ये 2 तरह के प्रोसेसेस हैं। ओवरऑल आपका रिएक्शन एंडो होना है या एक्सो होना है वो यही डिसाइड करते हैं। जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, और जो बॉन्ड ब्रेकेज होता है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। लेकिन साइमल्टेनियसली होते हैं, तो फॉर्मेशन के दौरान बनने वाली दौरान रिलीज होने वाली एनर्जी जो है वो जो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए चाहे वहाँ पे यूटिलाइज हो रही होती है। इसी तरह से ओवरऑल डिसाइड होता है कि आपका जो प्रोसेस है वो एंडो होगा या एक्सो होगा। बहरहाल यहाँ से हमारा वास्ता जो है वो है कॉलिजन्स के साथ। तो अगर ये 2 मॉलिक्यूल हैं आपके पास ए एंड बी, इनमें से किसी एक की कंसंट्रेशन आप बढ़ा दें, मिकदार आप बढ़ा दें। लॉ ऑफ मैस एक्शन आपसे क्या कहता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स की। आपके पास मोलर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की जितनी बढ़ती जाएगी, आपके फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट उतना बढ़ता जाएगा। इस तरह से प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा हो जाएगी तो आपका बैकवर्ड रिएक्शन भी उतना ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे भी अगर आप किसी एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बहुत डबल कर देते हैं तो उनकी कॉलिजन का चांस उतना ही ज़्यादा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो रिएक्शन का रेट भी उतना ही बढ़ जाएगा। नॉट ऑल कोलिशंस आर इक्वल। ये नहीं होता कि जितनी कोलिशंस हुई हैं वो सारे के सारे मॉलिक्यूल जो हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएं। फॉर अ गैस एट रूम टेम्परेचर एंड नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर देयर आर अबाउट 10 raised to power 23 collisions in each cubic centimeter of space every second। अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में हर सेकंड में 10 रेज टू पावर 33 कोलिशंस हो रही होती हैं। अगर ये सारी की सारी कोलिशन इफेक्टिव होती तो नैनो सेकंड्स में रिएक्शन कंप्लीट हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता। सारी की सारी कोलिशंस इफेक्टिव नहीं होती। इफेक्टिव कोलिशन सिर्फ वो होती है जिसके रिजल्ट में प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है। ज़्यादातर कोलिशन के रिजल्ट में क्या होता है कि मॉलिक्यूल आके कोलाइड करते हैं, कोलाइड करने के बाद बाउंस बैक हो जाते हैं, वापस चले जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनको इनफ एनर्जी मिल जाती है कि वो कोलाइड करने के बाद फिर एनर्जी बैरियर को क्रॉस किया, एक्टिवेशन एनर्जी इतनी उनके पास थी और वो कन्वर्ट हो गए प्रोडक्ट के अंदर। अच्छा, यहाँ पे फिर एक क्वेश्चन माइंड में आता है सबके कि अगर ऐसा होता है कि कोलिशन के रिजल्ट में बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो फिर जो यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शंस होते हैं वो कैसे होते हैं। यूनिमोलिक्यूलर जिनमें एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहा होता है। Until about 1921, chemists did not understand the role of collision in unimolecular processes। और इनका जो मैकेनिज्म होता है यूनिमोलिक्यूलर प्रोसेसेस का वो ज़रा कॉम्प्लिकेट सा होता है। कैसे होते हैं ये यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन। यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन टिपिकली होते हैं या तो इनके अंदर बॉन्ड डिसोसिएशन हो रही होती है जिसे हम डिकम्पोजिशन भी कह रहे होते हैं। देखिए यूनिमोलिक्यूलर जिसमें एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहा है तो उस मॉलिक्यूल के अंदर कोई ना कोई चेंज तो आ रहा होगा ना। चेंज क्या आ सकता है, या तो बॉन्ड ब्रेक हो सकता है उसका, या अगर मतलब पॉलीमराइजेशन वगैरह हो रही है तो ये हो सकता है।
तो आम तौर पे जो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होते हैं उनमें बॉन्ड डिसोसिएशन या जिसे हम बॉन्ड डिकम्पोजिशन भी कहते हैं वो हो रही होती है। जैसे आपके पास यूँ हो रहा होता है कि मॉलिक्यूल है वो एटम्स में कन्वर्ट हो रहा है, अब उसमें बॉन्ड तोड़ना है तो बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए। तो वहाँ पे जो सारा खेल होता है वो उनकी इंटरनल एनर्जी का होता है। इंटरनल एनर्जी जो है वो हम हीट के फॉर्म में भी प्रोवाइड कर सकते हैं या उनका लाइट से एक्सपोजर करवाते हैं तो उसे या उनको इतनी एनर्जी मिल जाती है कि उनका बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाता है। तो जब उस मॉलिक्यूल को, जो एक मॉलिक्यूल आपके पास है, उसको इतनी एनर्जी मिल जाए कि एनर्जी कहाँ से मिल रही है, हम हीट के फॉर्म में या लाइट के फॉर्म में उसको खुद प्रोवाइड करें कि इतनी एनर्जी उसको मिल जाए कि उसका बॉन्ड ब्रेक हो जाए और वो फिर एलिमेंटल फॉर्म में या फ्रेगमेंट्स में या एटम जिसमें भी वो कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट जो भी बनेगी आपके पास, तो वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें कोलिशन का रोल नहीं होता। यहाँ पे आपका गैसियस स्टेट ऑफ मैटर वाला जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है आपके पास प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर। प्लाज्मा इज़ वन ऑफ द 4 फंडामेंटल स्टेट्स ऑफ मैटर अलोंगसाइड सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के साथ साथ जो मैटर की 4th स्टेट होती है प्लाज्मा है। ये आयोनाइज्ड स्टेट ऑफ मैटर भी है, इसलिए इसको आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर भी कहते हैं। इसकी एनर्जी बाकियों से ज़्यादा होती है, इसलिए इसको हॉटेस्ट स्टेट ऑफ मैटर भी कहते हैं। इसके भी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इसकी भी कोई फिक्स शेप या वॉल्यूम वगैरह नहीं होता, लेकिन ये मोस्ट इनर्जेटिक स्टेट ऑफ मैटर है। की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लाज्मा। सबसे पहली बात आयोनाइजेशन। प्लाज्मा कैसे बनता है? गैसेस की आयोनाइजेशन के रिसर्च में बनता है। प्लाज्मा के अंदर होता ये कि गैसियस एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनमें से रिमूव हो जाते हैं, तो न्यूक्लियस पे जो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो ये एक मिक्सचर होता है जिसमें न्यूट्रल पार्टिकल्स भी होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, तो इसे कहा जाता है आयोनाइजेशन या आयोनिक स्टेट। उसके बाद है सेकंड प्रॉपर्टी, इनके अंदर इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव होते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के लिए 2 एबिलिटीज़ में से कोई एक हो तो कंडक्शन हो जाती है, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होने चाहिए या आयंस होने चाहिए। तो इनके पास इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, इसलिए इनके अंदर से कंडक्शन बड़ी आसानी से हो जाती है। और इस प्रॉपर्टी की वजह से प्लाज्मा जो है वो बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस में यूज़ हो रहा है। प्लाज्मा टीवीज़ हैं, इस तरह से फ्लोरेसेंट लाइट्स वगैरह। थर्ड है हाई एनर्जी। प्लाज्मा कैन एग्जिस्ट एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, ऑफन मच हॉटर देन द अदर स्टेट ऑफ मैटर। इवन कि जो हमारी अपर यूनिवर्स है, ये सन, स्टार्स वगैरह, ये सब भी प्लाज्मा से कंपोज्ड होते हैं। रिस्पॉन्सिव टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि चूँकि इसके अंदर जो है वो आयंस भी प्रेजेंट हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को भी रिस्पॉन्स करता है। नो फिक्स्ड शेप और वॉल्यूम। प्लाज्मा की कोई फिक्स शेप या वॉल्यूम जो है वो नहीं होता, ये प्रॉपर्टी इसकी गैसेस से सिमिलर है। उसके बाद है डिस्कवरी ऑफ प्लाज्मा। डिस्कवरी ऑफ प्लाज्मा जो है वो किसी एक साइंटिस्ट का रोल नहीं है, बहुत सारे साइंटिस्ट का इसके अंदर रोल है, किरदार है, लेकिन जो मेन एट्रीब्यूट इसे किया जाता है वो इरविंग लैंगमुयर से है। ये हमने उनके उसमें भी पढ़ना है, सरफेस केमिस्ट्री के अंदर भी इनका बड़ा रोल है। ये अमेरिकन केमिस्ट और फिजिस्ट थे जिनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था 1932 में। इनका जो काम है सरफेस केमिस्ट्री के अंदर, उसकी वजह से। लैंगमुयर कर क्या रहे थे, ये असल में स्टडी कर रहे थे गैसेस की प्रॉपर्टीज़ को अंडर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो तब इन्होंने कहा कि एक यूनिक स्टेट ऑफ मैटर भी है, और वो जो यूनिक स्टेट ऑफ मैटर है वही प्लाज्मा स्टेट है। इरविंग लैंगमुयर जो है कंडक्टेड एक्सटेंसिव रिसर्च ऑन द बिहेवियर ऑफ गैसेस एंड द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन देम। In 1928 he introduced the term plasma to describe ionized gases। ये इनकी वर्किंग जो चल रही थी वो गैसेस के ऊपर इनका काम हो रहा था, और उस दौरान जब इन्होंने इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड की मदद से इफेक्ट चेक किए तो उन्हें जब गैसेस आयोनाइज हुई तो उनके बिहेवियर नॉर्मल अनआयोनाइज्ड गैसेस से काफ़ी डिफरेंट थे। तो इसलिए इन्होंने इस स्टेट को एक अलग स्टेट कंसीडर किया और इसी को प्लाज्मा स्टेट का नाम दिया गया। प्लाज्मा स्टेट को उस टाइम इतनी ज़्यादा जो थी वो फेम नहीं मिल सकी, लेकिन जब न्यूक्लियर केमिस्ट्री की तरफ लोगों का रुझान बढ़ा 20th सेंचुरी के अंदर, जब न्यूक्लियर केमिस्ट्री पे वर्किंग स्टार्ट हुई, न्यूक्लियर केमिस्ट्री जिसमें फिजन या फ्यूजन रिएक्शंस होते हैं, तो जब फ्यूजन रिएक्शंस को स्टडी किया गया तब प्लाज्मा को एक बड़ा मतलब पॉपुलर मोमेंटम मिला इसको।
स्टडी ऑफ प्लाज्मा गेन मोमेंटम विद एडवांसमेंट इन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस। रिसर्च अब इस पे ज़्यादा हुई। साइंटिस्ट सॉट टू क्रिएट एंड कंट्रोल हाई टेम्परेचर प्लाज्मा फॉर पोटेंशियल यूज इन कंट्रोल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस। सन जो है, सन क्या है? प्लाज्मा है। अब सन के अंदर हो क्या रहा होता है? फ्यूजन रिएक्शंस हो रहे होते हैं जिनकी वजह से एक ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी वहाँ से रिलीज होती है। हाइड्रोजन की न्यूक्लियाई कंबाइन होते हैं, फ्यूज होते हैं। सन के अंदर जो रिएक्शन होता है उस फ्यूजन के रिजल्ट में हीलियम न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन होती है। ये जो फ्यूजन रिएक्शन सन के अंदर हो रहा होता है ये बहुत ज़्यादा एनर्जी वहाँ से रिलीज़ होती है और वहीं से ही ये फ्यूजन रिएक्शन का कॉन्सेप्ट जो है वो मेनली इंट्रोड्यूस हुआ था। प्लाज्मा को फिर मिड 20th सेंचुरी में काफ़ी फेम मिला और फिज़िक्स के अंदर तो इसको एक अलग ब्रांच के फॉर्म में बहुत ज़्यादा स्टडी भी किया जाता है प्लाज्मा फिज़िक्स के नाम से। इसके बहुत ज़्यादा आजकल तो वास्ट साइंटिफिक, इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस भी हैं। टाइप्स ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा नेचुरल प्लाज्मा भी है और आर्टिफिशियल प्लाज्मा भी है। नेचुरल प्लाज्मा जो कुदरती तौर पे प्रेजेंट है, जिसको बनाने में इंसान का कोई किरदार नहीं है, जो कि अभी हमने कहा कि हमारी अपर यूनिवर्स में जिनमें सन स्टार्स वगैरह आ जाते हैं वहाँ पे प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। तो एस्ट्रोफिजिकल प्लाज्मा वही है जो कि आपके अपर यूनिवर्स में सन स्टार वगैरह के फॉर्म में है। उनमें क्या होता है कि हाईली आयोनाइज्ड गैसेस प्रेजेंट होती हैं। ये इंटरस्टेलर मीडियम वगैरह जो भी स्टार्स के दरमियान में जो जगह होती है वहाँ पे भी डिफरेंट गैसेस आयोनाइज्ड फॉर्म में होती है। तो ये सारा कुछ क्या है? ये प्लाज्मा है। लाइटनिंग, जो बिजली चमकती है उस दौरान भी प्लाज्मा ही की इन्वॉल्वमेंट होती है। लाइटनिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस या नेचुरल फिनोमिना व्हेन अ लाइटनिंग बोल्ट अकर इट आयोनाइज द एयर। जब बिजली चमकती है तो वो क्या होता है, जब लाइटनिंग प्रोड्यूस होती है तो वो गैस जो होती है एयर में प्रेजेंट उसको आयोनाइज कर देती है और उससे उसको एक चैनल मिल जाता है इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज को ट्रेवल करने का, जिससे वो हमें चमकती हुई फील होती है। आर्टिफिशियल प्लाज्मा। आर्टिफिशियल प्लाज्मा जो मैन मेड प्लाज्मा है, जो लैब वगैरह में प्रोड्यूस करवाया जाता है या जो फ्यूजन रिएक्शन के रिसर्च में भी प्रोड्यूस होता है, अब चूँकि वो भी मैन मेड है तो वो आर्टिफिशियल प्लाज्मा है। तो कंट्रोल न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर जो रिएक्शन करवा के प्लाज्मा प्रोड्यूस करवाया जाता है वो प्लाज्मा आर्टिफिशियल प्लाज्मा है। लेकिन इसके लिए प्रॉब्लम्स ये हैं कि प्लाज्मा के पास एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और स्पेशली जब फ्यूजन रिएक्शन के रिजल्ट में जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो भी बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। तो इनको बड़े कंट्रोल्ड किस्म के न्यूक्लियर रिएक्टर्स में करवाना पड़ता है। इन रिएक्शन को बड़ी स्पेशल किस्म की इनकी मशीनरी होती है जिनके अंदर न्यूक्लियर रिएक्शंस करवाए जाते हैं। प्लाज्मा टीवीज़। प्लाज्मा टीवीज़ क्या होते हैं कि टीवी डिस्प्लेस के अंदर सम टाइम ये होता है कि आयोनाइज्ड गैसेस पर कंसिस्ट एक ट्यूब यूज़ होती है। उस ट्यूब के अंदर क्या होते हैं? आयोनाइज्ड गैसेस होती हैं। वो गैसेस अल्ट्रा वायलेट रेज को इमिट करती हैं। वो अल्ट्रा वायलेट रेज एक स्पेशल मटेरियल होता है फॉस्फर, उसके साथ इंटरेक्ट करती हैं और इस इंटरेक्शन के रिजल्ट में विजिबल लाइट प्रोड्यूस होती है जो कि टीवी डिस्प्लेस वगैरह पे नज़र आ रही होती है। फ्लोरेसेंट लाइट्स में भी यही होता है कि ट्यूब्स यूज़ होती हैं जो कि जिनके अंदर आयोनाइज्ड गैसेस होती हैं। वो आयोनाइज्ड गैसेस जो हैं फिर फॉस्फर वगैरह या किसी भी फ्लोरेसेंस मटेरियल के साथ इंटरेक्ट करके विजिबल लाइट को प्रोड्यूस करती हैं। वेरियस फॉर्म्स ऑफ प्लाज्मा। ये था कि प्लाज्मा दो तरह का होता है, नेचुरल प्लाज्मा और आर्टिफिशियल प्लाज्मा। प्लाज्मा डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। थर्मल प्लाज्मा, नाम से पता चल रहा है थर्म हीट या टेम्परेचर को बोलते हैं, तो ये हाई टेम्परेचर प्लाज्मा होता है। मेनली हाई टेम्परेचर प्लाज्मा जो है वो न्यूक्लियर रिएक्शंस के रिजल्ट में ही प्रोड्यूस होता है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन एक्सपेरिमेंट वगैरह के रिजल्ट में जो प्लाज्मा जनरेट होता है वो थर्मल प्लाज्मा होता है। नॉन थर्मल प्लाज्मा, इसे कोल्ड प्लाज्मा भी कहा जाता है। कोल्ड का मतलब ये नहीं कि ठंडा होता है, कोल्ड का मतलब ये है कि इसका जो टेम्परेचर है वो थर्मल प्लाज्मा की निस्बत कम होता है, तो इसे लो टेम्परेचर पे ऑपरेट करवाया जाता है। ये जो है आमतौर पे मेडिकल अप्लाइंसेस वगैरह के अंदर यूज़ होता है स्टेरिलाइजेशन वगैरह के पर्पज़ के लिए, मतलब ये जम्स वगैरह को किल करने के लिए मेडिकल फील्ड के अंदर। उसके बाद है मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट प्लाज्मा, इसे मैग्नेटाइज्ड प्लाज्मा भी कहा जाता है। प्लाज्मा कैन बी कन्फाइंड एंड कंट्रोल यूजिंग स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। अभी हमने ऊपर भी ये बात कही थी कि प्लाज्मा को प्रोड्यूस करवाना इतना मसला नहीं है, लेकिन प्लाज्मा को कंट्रोल करना बड़ा मसला है, क्योंकि इसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। और आम जो चीज़ें होती हैं, आम मेटेलिक इंस्ट्रूमेंट के अंदर तो आप इनको स्टोर भी नहीं कर सकते हो। मतलब अगर आपका मेटल वगैरह का बना हुआ कंटेनर है तो उसके अंदर आप इसको स्टोर नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये तो उसको मेटल को भी आयोनाइज कर देगा।
तो इनके लिए स्पेशल किस्म की डिवाइसेस यूज़ होती हैं, टोकामैक्स वगैरह जो होती हैं। ये टोकामैक्स वगैरह स्पेशल मशीनरी है जो कि इस प्लाज्मा को कंट्रोल करती है और बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इसको प्रोवाइड की जाती है। इस तरह स्टेलरेटर्स वगैरह होते हैं जो कि प्लाज्मा को स्टेबल करते हैं। डस्टी प्लाज्मा ये भी अपर यूनिवर्स वगैरह के अंदर ही होता है। इसके अंदर ये होता है कि वही चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, उसके साथ कुछ सॉलिड पार्टिकल्स मिक्स हो जाते हैं, और ये भी ज़्यादातर एस्ट्रोफिजिक्स वगैरह के अंदर ही इसको स्टडी किया जाता है। एस्ट्रोफिजिकल प्लाज्मा ये वही है जो हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो अपर यूनिवर्स में सन स्टार्स वगैरह के अंदर है। सोलर प्लाज्मा जो सन के अंदर, मतलब सन जो है वो खुद कंपोज्ड है प्लाज्मा से, तो जो ये सोलर प्लाज्मा है ये एस्ट्रोफिजिकल प्लाज्मा है। इंटरस्टेलर प्लाज्मा, इंटरस्टेलर स्पेसिस वो होती है जो स्टार्स के दरमियान में होती है, तो वहाँ पे भी आयोनाइज्ड गैसेस प्रेजेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ प्लाज्मा। लेबॉर्ट्री प्लाज्मा जो लेबॉर्ट्री में एक्सपेरिमेंट्स वगैरह के ज़रिए प्रोड्यूस करवाया जाता है। इसका मकसद आमतौर पे मटेरियल प्रोसेसिंग वगैरह या बेसिक रिसर्च वगैरह के अंदर ये यूज़ होता है, मतलब जो स्टूडेंट्स या जो रिसर्चर्स काम कर रहे होते हैं प्लाज्मा फिजिक्स पे, तो वो जो प्लाज्मा प्रोड्यूस करवाते हैं वो लेबॉर्ट्री प्लाज्मा है। इंडस्ट्रियल प्लाज्मा, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस भी प्लाज्मा के काफ़ी हैं। प्लाज्मा जो है मटेरियल्स की कटिंग के लिए यूज़ होता है, सरफेसेस को क्लीन करने के लिए, इस तरह सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग वगैरह के अंदर इसको यूज़ किया जा रहा होता है। तो नेक्स्ट पहले हमने पढ़ा कि प्लाज्मा दो तरह का होता है, आर्टिफिशियल प्लाज्मा और नेचुरल प्लाज्मा। फिर हमने पढ़ा है प्लाज्मा डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। अब हम देखेंगे कि प्लाज्मा के एप्लीकेशंस कौन कौन से होते हैं या प्लाज्मा यूज़ कहाँ पे हो रहा होता है। फ्यूजन एनर्जी रिसर्च के अंदर फ्यूजन रिएक्शन यहाँ पे भी होता है, उसके अंदर हमने कहा कि प्लाज्मा प्रोड्यूस होता है। तो जितनी भी रिसर्च उसमें हो रही होती है फ्यूजन के लिहाज से, या न्यूक्लियर केमिस्ट्री भी हो रही होती है, तो वहाँ पे प्लाज्मा को प्रोड्यूस भी करवाया जाता है, इसको यूज़ भी किया जाता है। और प्लाज्मा से जो एनर्जी रिलीज़ होती है या जो ये से एनर्जी आपको मिलती है उसकी मदद से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाई जा सकती है, ये दूसरे एनर्जी सोर्सेज जो हैं वो प्रोड्यूस करवाई जा सकते हैं। लाइटिंग एंड डिस्प्लेस वगैरह के अंदर, जैसे अभी हमने प्लाज्मा टीवीज़ की बात की, फ्लोरेसेंट लाइट्स की बात की, वहाँ पे प्लाज्मा यूज़ हो रहा होता है। मटेरियल प्रोसेसिंग वगैरह के अंदर प्लाज्मा यूज़ होता है। प्लाज्मा कटिंग टूल्स होते हैं, और जो मतलब होते तो और भी बहुत सारे गैसेस वगैरह हैं जो कि वेल्डिंग वगैरह के कटिंग के पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही होती है। लेकिन प्लाज्मा कटिंग जो है वो इंडस्ट्रीज़ के अंदर बड़ी एक ख़ास समझी जाती है, क्योंकि ये बहुत प्रिसाइसली कट करता है और बहुत नीटनेस होती है इसमें। सरफेस ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है इसे। प्लाज्मा इज़ यूज्ड फॉर क्लीनिंग, एक्टिवेटिंग एंड मॉडिफाइंग द सर्फेसेस ऑफ मटेरियल। ये उनके एडहेशन की एबिलिटी जो होती है कि मतलब सरफेस से क्लीन हो जाएगी तो जो एडहेसिव मटेरियल है जिसने आके उसके साथ बाइंड होना है वो बड़ा बेटर वे में बाइंड हो सकता है। मेडिकल एप्लीकेशंस भी होते हैं, स्टेरिलाइजेशन वगैरह के पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, वाउंड हीलिंग के लिए कि, लेकिन ये लो एनर्जी प्लाज्मा होता है कि जो ज़ख्मों वगैरह पे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनको किल करने के लिए यूज़ किया जाता है। सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं, चिप्स होती हैं, उनको बाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। इन्वायरमेंटल एप्लीकेशंस भी होते हैं, एयर और वाटर प्योरीफिकेशन के लिए इसको यूज़ किया जाता है। एस्ट्रोफिजिक्स एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन के दौरान इसको यूज़ किया जा रहा होता है। प्लाज्मा मेडिसिन्स भी होती हैं कैंसर ट्रीटमेंट वगैरह के लिए। इस तरह से डेंटिस्ट जो होते हैं वो भी कैविटी डिसइंफेक्शन को किल करने के लिए इसको यूज़ करते हैं, कैविटी इन्फेक्शन को किल करने के लिए इसको यूज़ करते हैं, या उस इन्फेक्शन को डिसइंफेक्शन में कन्वर्ट करने के लिए। प्लाज्मा टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री के अंदर भी यूज़ हो रही होती है, सीड जर्मिनेशन वगैरह को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि ये मतलब जो सीड्स की सरफेस होती है उसको ज़रा ये क्लियर कर देती है, जिससे उसकी वाटर एब्जॉर्प्शन की जो कैपेबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है, और जिससे प्लांट के सीड की जर्मिनेशन कैपेसिटी जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, डिफरेंट यूजेस हैं प्लाज्मा के। यहाँ पे आपका ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। बुक्स आपने जहाँ जहाँ से इनको स्टडी करना है वही FSC वाली बुक से सबसे पहले पढ़िएगा, फिर जो आपकी BSc की बुक हो आपके पास फिज़िकल केमिस्ट्री की, वहाँ से इसको स्टडी करना है, और फिर BS भल की भी अगर है तो फिर तो वेल एंड गुड। तो यहाँ